हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 13 दिसंबर 2023। तो आज से जुड़े जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। हम आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस करंट अफेयर के आने वाले जो आपके एग्जाम है उनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए। तो आज का ये पहला प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में संपन्न हुए हैं, तो उसको देखते हुए विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, बालकनाथ या भजनलाल शर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ये हैं भजनलाल शर्मा, देख लीजिए। अगले 5 साल तक यही हैं जो राजस्थान की कमान अपने हाथों में ले रहेंगे। ठीक है, भजनलाल शर्मा। अगला, अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भजनलाल शर्मा जो हैं वो 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। 56 साल के हैं, ये भी आपको बता दें। 56 वर्षीय शर्मा जो है वो जयपुर की संगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक बने हैं और वहीं से इन्होंने मुख्यमंत्री का पद जीता है। इन्होंने किसको हराया है ये भी आपको बता दें, तो इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया है और उनको हराने के बाद ही ये अब जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हुए हैं। ठीक है, कौन है ध्यान रखिएगा, भजनलाल शर्मा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, आशा भोसले या रजनीकांत। तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर बी जावेद अख्तर। ठीक है, जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। अनुभवी गीतकार और लेखक हैं जावेद अख्तर। इनको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कौन सी फिल्म फेस्टिवल में? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गीतकार और लेखक हैं जावेद अख्तर। इन्हें इन्हें ये अवार्ड भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने कई इम्पोर्टेंट फिल्में हैं उसमें इन्होंने सह लेखक का कार्य किया है, जैसे जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी हिंदी सिनेमा की जो क्लासिक फिल्में हैं उन्होंने इसमें सह लेखक का कार्य किया है। आपको बता दें, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का जो पुराना नाम है, तो पहले इस अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था और फिर इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल कर दिया गया। और इसी फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे, प्रीति देसाई, इंदिरा नूर या विक्रम सिन्हा। तो यहाँ राइट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर ए निखिल डे। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में निखिल डे, ये है निखिल डे, इन्हें नामित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। निखिल डे को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। उन्हें ये जो एंटी करप्शन चैंपियंस है ये यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फॉर्मेंस अफेयर ने यह सम्मान दिया है। ठीक है, किसके द्वारा ये सम्मान दिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर के द्वारा उन्हें ये सम्मान दिया गया है, जो कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं निखिल डे। निखिल डे के बारे में एक और बात बता दें आपको, ये भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं। ठीक है,
कौन है ये? भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है उसके सह संस्थापक भी हैं निखिल डे, ठीक है। इनको यूएसए द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के लिए नामित किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने चक्रवात विपर्जॉय से प्रभावित किस राज्य को 338.24 करोड़ रुपए को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? अभी जो कुछ समय पहले चक्रवात आया था विपर्जॉय, ठीक है, तो किस राज्य को 338.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? तो गृह मंत्रालय द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात को ये वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में चक्रवात विपर्जॉय से बुरी तरह प्रभावित हुए गुजरात को 338.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान बाढ़ और बादल फटने जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर जो हिमाचल प्रदेश प्रभावित हुआ था, उसको भी एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी मंजूरी दी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को भी वित्तीय सहायता दी गई है। उसके साथ साथ चक्रवात विपर्जॉय से जो बुरी तरह प्रभावित हुआ था गुजरात, उसको भी गृह मंत्रालय की तरफ से 338.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव, ठीक है, क्या है? वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मणिपुर? तो ये आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है, महोत्सव है सार अमरतला तोरगिया, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, सार अमरतला तोरगिया महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है, ठीक है। कैसा महोत्सव है? वार्षिक महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिम कामेंग जिले में आयोजित इस महोत्सव में भाग लिया। कहाँ पर आयोजित हुआ था? पश्चिम कामेंग जिले में ये महोत्सव को आयोजित किया गया था। इसमें किसने भाग लिया है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है। प्रदेश का जो अमरतला बालेमू स्थान है वो अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का अमरतला बालेमू जो है वो अत्यंत धार्मिक स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिएगा। अगर आप एक लाइक करेंगे तो आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? बीटा स्लाइटो, डोनाल्ड टस्क, आंद्रेस डूडा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किसे? डोनाल्ड टस्क को। पोलैंड की संसद ने डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 2 महीने पहले हुए चुनावों में गठबंधन की जीत के बाद जो डोनाल्ड टस्क हैं वो सत्ता में आए हैं। 460 सीटों वाले निचले सदन में टस्क के समर्थन में 248 संसदीय वोट पड़े, ठीक है। कितने? 460 में से कितने वोट मिले हैं? 248 वोट जो हैं वो इनके समर्थन में आए हैं और तभी ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। पोलैंड के बारे में बता दें तो पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। राजधानी इसकी वार्सा है, ठीक है। क्या है पोलैंड की राजधानी? वार्सा है। ये एक मध्य यूरोपीय देश है पोलैंड। और कौन बने हैं इसके नए प्रधानमंत्री? तो डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस, वियतनाम, मलेशिया या मंगोलिया? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम, ठीक है। भारत और वियतनाम के मध्य विनबैक्स 2023 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 के लिए
वियतनाम के हनोई पहुंच गई है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? तो आपको बता दें, ये चौथा संस्करण है जिसका आयोजन हनोई वियतनाम में किया जा रहा है। क्या नाम है? विनबैक्स। विनबैक्स संयुक्त अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक के लिए ये आयोजित होगा? तो ये जो है 11 से 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 11 से 21 दिसंबर 2023 तक ये आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आपको बता दें तो विनबैक की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। ठीक है, कब से? साल 2018 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष तब से ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है और इस बार 2023 में ये चौथा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। किस कंपनी के सीईओ भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के रूप में उभरे हैं? एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विप्रो। विप्रो के सीईओ हैं जो हैं वो भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के रूप में उभरे हैं। आइए देखते हैं कौन है विप्रो के सीईओ। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक फ्रांसीसी का जलवा पिछले कुछ सालों से बरकरार है। हम बात कर रहे हैं विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी डेलापोर्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? थियरी डेलापोर्ट, जो कि विप्रो के मुख्य सीईओ हैं। ये भारत में सबसे अधिक जो आईटी कंपनियां हैं उन आईटी कंपनियों में से सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। कौन है? थियरी डेलापोर्ट। आपको बता दें कि 2022 में भी उनके नाम यह रिकॉर्ड था और पुनः 2023 में ये रिकॉर्ड दोबारा थियरी डेलापोर्ट के नाम पर बन गया है। थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने वित्त वर्ष 2023 यानी अभी जो चल रहा है 2023 और जल्दी खत्म होने वाला है, कुल 82.4 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक दिया है। ठीक है, कितनी इनकी सैलरी बनी है वित्तीय? 82.4 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक दिया है विप्रो ने अपने सीईओ को, यानी थियरी डेलापोर्ट को। ठीक है, और इस प्रकार ये भारतीय आईटी कंपनियों में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले जो है वो सीईओ बन गए हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। लाकाडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में जीआई टैग की मान्यता मिली है। वह किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, मेघालय आपका राइट हो जाएगा। लाकाडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के जो बर्तन हैं वो मेघालय के हैं और इनको हाल ही में जीआई यानी ग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने साल 2024 में किस तारीख से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम आयोजित करने का निर्णय किया है? तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 फरवरी। ठीक है, सीबीएसई ने 2024 में जो परीक्षाएं होंगी 10-12 की 15 फरवरी से उनका आयोजन करने का निर्णय किया है। आगे देखेंगे हम कि इनकी समाप्ति कब होगी। 15 फरवरी को सीबीएसई ने एग्जाम स्टार्ट करने का जो है वो तिथि निर्धारित कर दी है। अगर हम समाप्ति की बात करें कि 15 फरवरी से शुरुआत तो होगी, लेकिन आपको समाप्ति बता दें तो 10वीं के पेपर 13 मार्च को समाप्त हो जाएंगे, वहीं 12वीं के पेपर 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 15 फरवरी से स्टार्ट होके 13 मार्च और 2 अप्रैल तक परीक्षाएं चलेगी सीबीएसई बोर्ड की। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। आईपीएल 2024 में कितने खिलाड़ी नीलाम होंगे और उनमें से कितने विदेशी खिलाड़ी होंगे? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार खेलों के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आईपीएल 2024 में कितने खिलाड़ी नीलाम होंगे? ये अभी जो 2024 में आईपीएल का जो सेशन होगा उसमें ये पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 333 और 30। ठीक है, कुल 333 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जिसमें 30 जो है वो आपके विदेशी खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आईपीएल 2024 में 333 खिलाड़ियों की प्लेयर लिस्ट जारी की गई है जिसमें 77 खिलाड़ियों की नीलामी होगी। वहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने विदेशी खिलाड़ी हैं, तो 77 में जो 30 आपके विदेशी खिलाड़ी हैं, 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय हैं,
जबकि 199 विदेशी यानी ओवरसीज प्लेयर है। वहीं 2 प्लेयर जो हैं वो आपके एसोसिएट नेशन से हैं, ठीक है? 333 में 214 आपके इंडियन हैं, 199 आपके विदेशी हैं और 2 प्लेयर जो हैं वो आपके एसोसिएट नेशन से हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2022 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार विजेता कौन है? इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। यहाँ 2022 नहीं है, ये 2023 चल रहा है, तो यहाँ पर नवंबर 2023 की बात हो रही है, ठीक है? तो नवंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार विजेता कौन है? ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, ट्रेविस हेड या डेविड वार्नर? तो आपका राइट आंसर है नवंबर 2023 के लिए ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया स्टार प्लेयर ट्रेविस हेड को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? कौन बने हैं विजेता? ट्रेविस हेड। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता जो है वो स्टार प्लेयर ट्रेविस हेड बने हैं। हेड ने ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद शमी को पीछे छोड़कर ये पुरस्कार अपने नाम किया है। उनके लिए दूसरा बार है ऐसा हुआ है जब उन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। पहली बार वह नवंबर 2021 में चुने गए थे और अब नवंबर 2023 में, ठीक है? तो इन्हें 2 बार जो है वो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के नए मंत्रियों का चयन हाल ही में किस जिले के विधायकों से हुआ है? बिलासपुर, कांगड़ा, बिलासी या शिमला? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो नए मंत्रियों का चयन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर, ठीक है? बिलासपुर जिले से चुने गए विधायकों से हुआ है। हिमाचल प्रदेश के नए मंत्रियों का चयन हाल ही में बिलासपुर जिले के घुमारवी, ठीक है, का क्या नाम है जिले का? घुमारवी से राजेश धर्माड़ी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से एमएलए यावेंद्र गोमा को किया गया है, ठीक है? कांगड़ा जिले के जयपुर से जयसिंहपुर से एमएलए यादवेंद्र गोमा को चुना गया है और बिलासपुर जिले के घुमारवी से राजेश धर्माड़ी को नए मंत्रियों का चयन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य में 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, ठीक है? कहाँ पर वरिष्ठ बैठक अधिकारियों की आयोजित की गई है? गुजरात में। भारतीय तटरक्षक एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डाकुओं और सशस्त्र लूटपाट से निपटने के लिए 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में क्षमता निर्माण से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की 15वीं बैठक का आयोजन कर रहा है, ठीक? कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। कब से? 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। क्या करने के लिए? जो भारतीय तटरक्षक ने जो एशिया में जहाजों के खिलाफ जो लूटपाट हो जाती है और जो समुद्री डाकू जो है जहाजों को लूट लेते हैं, इनसे निपटने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, 15वीं बैठक का, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पे 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय किया है? आत्मरक्षा अधिनियम, आपराधिकता सुधार एवं संशोधन अधिनियम, सीईसी की नियुक्तियों का विनियमन या संविधान संशोधन विधेयक? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपराधिकता सुधार एवं संशोधन विधेयक, ठीक है? किस विधेयक से? आपराधिकता सुधार एवं संशोधन विधेयक से 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय किया है। उनकी जगह 3 नए क्रिमिनल बिल लोकसभा में पेश किए गए, ठीक है? 3 बिलों को उन्होंने वापस ले लिया है, साथ ही साथ 3 नए क्रिमिनल बिल को उन्होंने लागू किया है। आपराधिकता सुधार एवं संशोधन विधेयक से जुड़े थे ये बिल, किसके द्वारा वापस लिया गया है? गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा
ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक है? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन 13 दिसंबर से जुड़े। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफ़ेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस जिनके ज़्यादा होते हैं। तो हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।